हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवंत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवंत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत अंग्रेजों की भारत विजय एक पुनर्सर्वेक्षण से लेकर के 1857 के महाविद्रोह तक चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अंग्रेजों की भारत विजय अंग्रेजों की भारत विजय पुनर्सर्वेक्षण। मित्रों, इस टॉपिक को पढ़ने से पूर्व हमें ये विचार मंथन करना है कि हमारा स्रोत क्या होना चाहिए, हम कहां से इसका अध्ययन करें। तो इसके लिए सबसे जरूरी जो स्रोत है NCERT, NBT, प्रकाशन विभाग और BL ग्रोवर की पुस्तकें। जहां तक NBT, NCERT और BL ग्रोवर की पुस्तकों की बात है, ये ऑथेंटिक स्रोत प्रस्तुत करते हैं, अतः इनका अध्ययन अति आवश्यक है। मित्रों, मुगल साम्राज्य का केंद्रीय ढांचा 18वीं सदी के आरंभ से ही टूटने लगा था। मुगल सम्राट देश की विभिन्न जातियों में एक राष्ट्र की भावना जगाने में पूर्णतया असफल रहे थे। दुर्बल मुगल शासक आते जाते रहे, अर्थात दुर्बलतम की अतिजीविता का नियम स्वीकार्य किया गया। इस समय उत्तर भारत में मुख्य दावेदार 3 शक्तियां थीं: मुगल, अफगान और मराठे। गौड़ भूमिका में रुहेला सरदार, अवध के नवाब और राजपूत थे, तथा दक्षिण भारत में मुख्य दावेदार निजाम, मैसूर और मराठे थे। गौड़ दावेदार के रूप में अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच थे। इसे हम चित्रात्मक ढंग से इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी त्रिकोणात्मक युद्ध। मुख्य गौड़, मुख्य में यहां पर मुगल, अफगान और मराठे। और गौड़ भूमिका में रुहेला सरदार, अवध के नवाब और राजपूत। ये तो उत्तर भारत की स्थिति थी। अब इसमें क्या हुआ कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को बुरी तरह से परास्त कर दिया
मुगल काफी कमजोर थे और इधर क्या हुआ कि अवध के नवाब ने रुहेला सरदार को परास्त कर दिया, हाफिज रहमत खां को। राजपूत निष्क्रिय रहे। यह दक्षिण भारत की स्थिति रही, माने उत्तर भारत की स्थिति रही। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली अपनी विषम परिस्थितियों के कारण अफगान चला गया। दक्षिण भारत की जो त्रिकोणीय स्थिति रही, त्रिकोणात्मक स्थिति रही, वहां पर मुख्य दावेदार निजाम, मराठे, वहां पर निजाम, मराठे और मैसूर के राज्य गौण भूमिका में अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच थे। यहां निजाम, मैसूर और मराठे ये आपस में ही टकरा करके चूर चूर हो गए। अंग्रेज फ्रांसीसियों को वाडीवास के युद्ध में और इससे पूर्व डचों को बेदरा के युद्ध में परास्त कर चुके थे। अंग्रेज फ्रांसीसियों को वाडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में वाडीवास के युद्ध में परास्त कर चुके थे और इससे पूर्व अंग्रेज डचों को बेदरा के युद्ध में 1759 में परास्त कर चुके थे। इस तरह से यहां देखते हैं कि अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिया। अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिया क्योंकि हिंदुस्तान एक लावारिस जागीर था। लावारिस जागीर था, एक तरह की राजनीतिक शून्यता की स्थिति आई। अब बात यह आती है कि जब अंग्रेजों ने भारत की विजय किया बेखबरी के दौर में और उससे आगे भारत के लिए भारत की विजय का जो द्वार खुला वो बंगाल से खुला। भारत विजय का जो द्वार खुला वो बंगाल से खुला। एक कथन है इतिहासकार का, एक इतिहासकार का कथन है कि फ्रांसीसियों ने भारत की चाबी दक्षिण भारत में खोजने का प्रयास किया और क्लाइव ने इसे बंगाल में प्राप्त कर लिया। बंगाल में प्राप्त कर लिया। प्लासी के युद्ध से, 1757 के प्लासी के युद्ध से बंगाल में अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजी कंपनी के लिए विजय का रास्ता खुल गया। प्लासी का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, यह तो एक छोटी सी झड़प मात्र थी। और बक्सर के युद्ध ने 1764 में बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध पर मोहर लगा दी। तो इस तरह अंग्रेजों ने भारत के विजय अभियान की शुरुआत किया। अंग्रेज वास्तव में, या कहें कि आरंभिक रूप में, एक व्यापारी के रूप में आए थे। धीरे धीरे इनका उद्देश्य यहां पर भूभाग प्राप्त करना हो गया। राजनैतिक सत्ता स्थापित करने का ये ख्वाब देखने लगे, स्वप्न देखने लगे। और इसके लिए जोर शोर का प्रयास किया। राजनैतिक स्थितियां भी
इस तरह की मौजूद थी। मुगल सत्ता एकदम जर्जर हो चुकी थी। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां उस समय अंग्रेजों के अनुकूल थीं और उसका अंग्रेजों ने यथोचित फायदा उठाया। मित्रों, 1857 के महाविद्रोह को समझने से पहले 1857 का महाविद्रोह क्यों हुआ, उससे पहले यह जानना जरूरी था कि अंग्रेजों ने भारत की विजय किस तरह किया और फिर आगे चल करके, यानी 1757 से लेकर के 1857 के बीच का जो अंतराल है, 100 वर्ष का समय है, इस दौरान अंग्रेजों ने भारत को लूटा। ये नए लुटेरे थे, ये एक तरह के नए लुटेरे थे और इनकी लूट के सिस्टम को कोई समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए कहा गया कि अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिया। मित्रों, 1857 के महाविद्रोह की चर्चा करने से पूर्व कहें, यह पहला पड़ाव है। 1857 का महाविद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में अति महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इसे भारतीय स्वाधीनता संग्राम का पूर्वाभास भी माना जाता है। 1857 के महाविद्रोह को पढ़ने से पहले एक फ्रेमिंग कर लेना मैं जरूरी समझता हूं। 1857 के महाविद्रोह को पढ़ने से पहले एक फ्रेमिंग आप देखेंगे। 1857 का महाविद्रोह, सबसे पहले यहां पर पृष्ठभूमि कहें, भूमिका कहें, प्रस्तावना कहें। पृष्ठभूमि या परिचय जिसे हम कह सकते हैं, पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, परिचय, और इसके बाद स्वरूप पर चर्चा इस पे करनी है। स्वरूप पर चर्चा करनी है, कारण पर चर्चा करनी है। कारण, इसके बाद संगठन, कारण के बाद बैरकपुर का विद्रोह, बैरकपुर का विद्रोह जिसे हम मंगल पांडे के विद्रोह के नाम से जानते हैं। फिर संगठन एवं तैयारी, संगठन एवं तैयारी की बात की जाती है। इसके बाद मेरठ में विद्रोह प्रारंभ, मेरठ में विद्रोह प्रारंभ, मेरठ में विद्रोह प्रारंभ, और इसके बाद विद्रोह का प्रसार, विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, इसमें हम प्रमुख केंद्रों की बात करेंगे, प्रमुख केंद्र की बात करेंगे, और फिर विद्रोह की असफलता और फिर विद्रोह के परिणाम।
मित्रों, 1857 के महाविद्रोह पर इतनी सारी पुस्तकें लिखी गई हैं कि उतना और किसी अध्याय पर पुस्तकें नहीं लिखी गई। 1857 का महाविद्रोह प्लासी के युद्ध के पश्चात 100 वर्ष तक एकत्र हुए कारणों का विस्फोट था। अधिकांश इतिहासकारों ने, विशेष करके अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह करार दिया है। सिपाही विद्रोह करार दिया है, किंतु यह सत्य नहीं है। यह एक तरह से अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अंग्रेज इतिहासकारों ने अपनी कमियों को, या कह लीजिए कि कंपनी की नीतियों को छिपाने के लिए, उसमें जो कमियां थी उसे छिपाने के लिए एक आरोप प्रत्यारोप किया और इसे सिपाही विद्रोह कहा। पृष्ठभूमि में हम यह भी कह सकते हैं कि 1857 का महाविद्रोह यह केवल सिपाहियों से शुरू हुआ, सैनिकों से शुरू हुआ, लेकिन इसका रूप बदलता रहा। जब मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे थे, बहादुर शाह जफर ने जब इसका नेतृत्व संभाला, तो वही विद्रोह का स्वरूप बदल गया, उसने राजनैतिक रूप ले लिया। सामंती राजाओं ने सैनिकों के सहयोग से क्रांति का बिगुल बजाया। सैनिक जन सामान्य से आए थे, किसान के घरों के थे और सामंती या देसी राजा, किसान, मजदूर सभी इसके समर्थन में आए। 1857 के महाविद्रोह 1857 के महाविद्रोह को इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से एक नाम दिया। अंग्रेज इतिहासकार गदर नाम देते हैं, अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे गदर नाम दिया। किसी ने बगावत कहा। गदर, बगावत, विद्रोह, क्रांति, विप्लव, जन विद्रोह, महाविद्रोह, कई नाम इसे दिया गया और ये अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से था। गदर गद्दारों की कार्रवाई है, बगावत एक सैन्य टुकड़ी का विद्रोह है जो आदेश को मानने से इनकार करता है। गदर और बगावत के लिए अंग्रेजी शब्द म्यूटिनी मिलता है। क्रांति के लिए रिवोल्यूशन शब्द है और विप्लव के लिए अपराइजिंग शब्द अंग्रेजी में मिलता है।
विप्लव के लिए अपराइजिंग शब्द मिलता है, जन विद्रोह के लिए मास रिबिलियन या पॉपुलर रिवोल्ट शब्द मिलता है, महाविद्रोह के लिए ग्रेट रिबिलियन शब्द मिलता है। तो ये जो विभिन्न नाम दिया गया, चाहे हम 1857 को क्रांति कहें, विप्लव कहें, महाविद्रोह कहें, ये अलग अलग अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन एक जो सही नाम इसको दिया जा सकता है, महाविद्रोह कह सकते हैं। इसके पहले भी 1857 की क्रांति से पहले भी विद्रोह की एक निरंतरता देखने को मिलती है, लेकिन उसका स्वरूप क्षेत्रीय रहा, उसे दबा दिया गया, क्षेत्रीय स्तर पर ही दबा दिया गया, वो विस्तृत रूप नहीं ले सका। 1857 में पहली बार एक व्यापक विद्रोह हुआ और इसीलिए 1857 के विद्रोह को एक सामान्य विद्रोह ना कह करके महाविद्रोह नाम दिया गया। जहां तक स्वरूप की बात है, 1857 के महाविद्रोह के स्वरूप की बात है, अंग्रेज इतिहासकार ज्यादातर इसे सिपाही या सैनिक विद्रोह करार देते हैं, ठहराते हैं, कहते हैं, जिसमें लॉरेंस, माल्सन, ट्रेवेलियन आदि अंग्रेज इतिहासकार आते हैं। इसे यो हम कह सकते हैं स्वरूप पर, माल्सन, लॉरेंस, ट्रेवेलियन आदि, सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह। हमारे कुछ भारतीय इतिहासकार जो अंग्रेजों के समर्थक कहे जाते हैं, जिनमें सर सैयद अहमद खां, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सर सैयद अहमद खां, दुर्गादास बंदोपाध्याय, जीवनलाल, इनके विचार से भी यह सिपाही या सैनिक विद्रोह था। इनके विचार से भी यह सिपाही या सैनिक विद्रोह था। इसके बाद यह विचारणीय प्रश्न है कि सिपाही या सैनिक विद्रोह क्यों कहा गया है। इतना तो सही है कि विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों से हुई, लेकिन जैसा कि मैं अभी चर्चा किया कि इसने अपना स्वरूप बदल लिया, तो पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि यह सिपाही विद्रोह था। यह तो केवल अपनी नीतियों को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए ऐसा आरोप प्रत्यारोप किया गया कि अरे भाई, ये तो सिपाही विद्रोह था, इनका तो काम ही होता है बात बात पे झगड़ जाना है, सिपाही हैं,
भांग खाए रहे होंगे, ऐसा आरोप प्रत्यारोप अंग्रेज इतिहासकारों ने या उनके पक्षकारों ने किया है। इसके बाद JWKE एक विद्वान है, इतिहासकार JWKE, इनका कहना है कि यह श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का विद्रोह था। श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का विद्रोह था। यहां श्वेतों से तात्पर्य अंग्रेजों से है और काले लोगों से तात्पर्य भारतीयों से है। अंग्रेज बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे भारतीयों को, उन्हें काला कह के बुलाते थे, सुअर कह के बुलाते थे, बहुत बेइज्जत करते थे अंग्रेज लोग। JWKE इनका विचार यह है। और इसके बाद TR होम्स एक विद्वान है, TR होम्स एक विद्वान है। इनका कहना है कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। इसके बाद एक विद्वान आते हैं LER रीच, LER रीच। इनका कहना है कि यह विद्रोह धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच युद्ध था। धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच युद्ध था। भारतीयों को धर्मांध कहते थे अंग्रेज लोग, विशेषकर हिंदुओं को कट्टरपंथी कहते थे, बेईमान कहते थे। तो इस तरह का आरोप यहां पर लगाया गया। धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच युद्ध था। मित्रों, यहां से प्रश्न कभी कभी क्या होता है कि जोड़ा मिलाने को आ जाता है कि एक तरफ इतिहासकार और उनका कथन, किसने क्या कहा है इसको, और बहुत आसान है याद करने की। अभी मैं आपको ट्रिक भी इसमें बता दूंगा। और देखें, धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच युद्ध, और इसके बाद जेम्स आउट्रम एवं टेलर, विलियम टेलर कह लीजिए, पूरा नाम इनका विलियम टेलर। इनका विचार था कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा याद करते भी चले। मालसेन में शाह है, लॉरेंस में शाह है, सिपाही विद्रोह। और आउटरम में देखें, कुछ जो है ट्रिक से याद किया जा सकता है। आउटरम में TR है, TR ट्रम में, और षड्यंत्र में TR है? तो ये हो गया। और JWKE, W है, W से व्हाइट आप ये समझ सकते हैं, और K से काले लोगों का समझ सकते हैं,
श्वेत और काले लोगों का, थोड़ा सा इसमें इंडिकेट करके ऐसा ट्रिक के माध्यम से ये देख सकते हैं। और रीज, रीज का मतलब बीच, धर्मांधों एवं ईसाइयों के बीच। और जेम्स आउट्रम एवं विलियम टेलर के अनुसार आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। इसके बाद एस बी चौधरी और रजनीपाल दत्त, एस बी चौधरी एवं रजनीपाल दत्त, रजनीपाल दत्त, इनकी पुस्तक एक बड़ी प्रसिद्ध है, इंडिया टुडे। इनका विचार था कि यह सामंतवादी प्रक्रिया थी। ये जो क्रांति जिसे कहा जा रहा है, महाविद्रोह कहा जा रहा है, इनका विचार है एस बी चौधरी और रजनीपाल दत्त का कि यह सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। और इसके बाद आप देखें, एस पी चौधरी मतलब शशि भूषण चौधरी पूरा नाम है इनका, और ये रजनीपाल दत्त, सामंतवादी प्रक्रिया, सामंतवादी, ये देखो यस सामंत बी वादी, ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। और डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनका विचार था कि यह एक जन क्रांति थी, जन क्रांति। इनका विचार था कि यह एक जन क्रांति थी। और बिपिन चंद्र मानते हैं, बिपिन चंद्र जन विद्रोह मानते हैं। इस महाविद्रोह को बिपिन चंद्र जन विद्रोह मानते हैं। मित्रों, बिपिन चंद्र एक जाने माने इतिहासकार हैं। इनका स्वतंत्रता संघर्ष बड़ा प्रसिद्ध रहा है, पुस्तक स्वतंत्रता संघर्ष, और ये जन विद्रोह मानते हैं। डिज़रायली एवं अशोक मेहता, डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली इनका पूरा नाम है, डिज़रायली एंड अशोक मेहता। डिज़रायली का पूरा नाम मित्रों बेंजामिन डिज़रायली है। ये ब्रिटिश सांसद थे और इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने भाषण के दौरान, इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने भाषण के दौरान इस महाविद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था, राष्ट्रीय विद्रोह। अब देखिए डिज़रायली में मित्रों, यहां डिज़रायली में देखिए रा है और राष्ट्रीय में रा है, तो ऐसा कुछ अगर इंडिकेट किए रहेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके बाद मार्क्स एवं एंजल्स, मार्क्स एवं एंजल्स, इनका विचार था कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। मार्क्स एवं एंजल्स का विचार था कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। और सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ सेन यानी यशयन सेन हम कहें अगर शॉर्ट में, सुरेंद्र नाथ सेन, इन्होंने 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहास लेखन का कार्य किया, जिसे 1857 नाम दिया गया। अपने इसी पुस्तक में सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है
कि यह राष्ट्रीयता के अभाव में राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। और सबसे जो महत्वपूर्ण विचार दिया विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के स्वरूप को बताने के लिए जो अपना महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया, काफी जो प्रसिद्ध रहा है विनायक दामोदर सावरकर का, वह है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम, इसमें देखिए स्व आया है और सावरकर में देखिए सा वह है, ये स्व है, ये सावा है, साव है। तो ऐसे कुछ इसको याद रखेंगे। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण और विचार है रमेश चंद्र मजूमदार का। आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, इनका कहना है कि तथाकथित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम, ना तो यह प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम ही था। तो मित्रों, इतना 1857 की क्रांति के स्वरूप पर बात की जाती है।